Hello, friends. We are back once again, and welcome to Pratmesh Institute of Knowledge. Yes, friends, we have already started our geography section from the last video, and in the last video, we have discussed some little bit concept about the universe, the galaxies, and about a planet that is the Earth. उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए चलेंगे आज और इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स हम डिस्कस करेंगे ठीक इससे नेक्स्ट वीडियोस में हम धीरे धीरे मूव ऑन करेंगे कि किस तरीके से एक अर्थ के हमारे प्लैनेट के ऊपर अर्थ के ऊपर प्लेसेस को लोकेट किया जाता है कैसे अलग अलग चीजों को स्टडी किया जाता है कैसे किसी जगह का पता करना है लोकेशन कैसे पता करनी है टाइम कैसे पता करना है ये सारी चीजें नेक्स्ट वीडियो में हम श्योरली डिस्कस करने वाले हैं एंड स्लोली विल मूव ऑन to the world and then to our country. Okay, इस तरीके से हम वर्ल्ड ज्योग्राफी से यूनिवर्स से होते हुए अर्थ और अर्थ से होते हुए वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी से होते हुए इंडियन ज्योग्राफी में एंटर करेंगे. Okay, so without wasting much time, let's start today's topic. So guys, दी प्लैनेट अर्थ के बारे में कुछ फैक्ट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं तो अर्थ के बारे में एक और कंसेप्ट कि अर्थ जो था वो एक इंग्लिश नेम है जो कि लैंड को दिया गया था अर्थ मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है ये हम ऑलरेडी जानते ही हैं पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं और अकेला ऐसा वीडियो प्लैनेट है जो लाइफ सस्टेन करता है क्लियर ऐसी वाली स्ट्रीम या ऐसी वाली ब्रांच जिसमें हम अर्थ की साइज या शेप को स्टडी करते हैं उसे जियोडेसी कहते हैं एंड 500 बीसी से पहले लोगों का यही मानना था कि अर्थ क्या है फ्लैट लेकिन जैसे जैसे कुछ साइंटिस्ट आए लाइक एरिस्टोटल एंड पाइथागोरस दे शोड पीपल दे एक्सप्लेन्ड पीपल दैट उसका जो शेप है वो स्फेरिकल फॉर्म में है ना कि फ्लैट में लेकिन सर इसाक न्यूटन ने शो किया कि अर्थ स्फीयर तो है बट इट्स नॉट अ परफेक्ट स्फीयर बट ये कंप्रेस्ड स्फेरॉइड है तो इसकी शेप के बारे में हमें कंफर्मेशन मिली कि ये अब्लेट स्फेरॉइड है ये इसका एग्जैक्ट शेप है गाइस जब कभी एग्जाम में हमें पूछा जाए कि शेप कैसी है तो आपको याद रखना है कि ये ऑब्लेट स्फेरॉइड है यानी कि अगर आप देखें तो इसका शेप जो है ना थोड़ा ओवल शेप में आता है परफेक्ट राउंड नहीं है क्लियर तो स्लाइटली ओब्लोंग है अपीयरेंस इसका यानी कि स्फेरॉइड है स्फीयर नहीं है परफेक्ट स्फीयर नहीं है क्लियर सो अर्थ की फॉर्मेशन के बारे में लोगों का यही मानना था साइंटिस्ट का यही मानना था कि 4.6 बिलियन ईयर्स अगो जो एक सोलर नेब्यूला आया था जिसकी कोलैप्स होने की वजह से एक सन की फॉर्मेशन हुई और अदर जो एवर लार्जर बॉडीज थी इंक्लूडिंग अर्थ उन सब की फॉर्मेशन हुई थी तो सोलर नेब्यूला के बारे में भी हम पिछली वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है प्लीज वो पिछली वीडियो में जाएं और उसको भी गो थ्रू करें एक बार सो दैट आपका ये वाला वीडियो का कनेक्शन उस वीडियो के साथ बन जाए तो इसकी कोलैप्स होने की वजह से जो सोलर सिस्टम की एक्चुअली फॉर्मेशन हुई थी एक बहुत बड़ा क्लाउड एंड डस्ट का और गैसेस का क्लाउड एक तरह से आया था जिसको सोलर नेब्यूला का नाम दिया गया और उसके कोलैप्स होने की वजह से जो उसकी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से सेंटर की तरफ सारा का सारा मटेरियल जो था वो खिंचाव महसूस करने लगा और उन सबकी वजह से बना एक आग का गोला जिसको आज की डेट में हम सन कहते हैं और बाकी के जो पार्टिकल्स थे वो बन गए बाकी के सारे प्लैनेट्स एंड बाकी के मेटेओराइट्स कॉमेट्स एंड अदर जो गैलेक्सीज में हमारे पार्ट्स रहते हैं जो हेवनली बॉडीज रहती हैं वो सारी चीजों की फॉर्मेशन हुई क्लियर और ये जो नेबुला के कोलैप्स होने की बात है इसी को साइंटिस्ट बिग बैंग थ्योरी भी कहते हैं बहुत सारे लोगों ने बिग बैंग थ्योरी के बारे में जाना होगा पढ़ा होगा तो उसके बारे में है हम पूरा का पूरा यूनिवर्स के ऊपर टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स क्योंकि अगर हम उसके ऊपर चले जाएं तो हम धीरे धीरे ज्योग्राफी से हट के साइंस की तरफ चले जाएंगे नो डाउट वो भी इसी का पार्ट है एक्चुअली इसी का पार्ट है लेकिन हम वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी की तरफ मूव ऑन करना चाहते हैं दैट्स वाई हम इनको सिर्फ स्लाइटली थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे सो दैट हमारा कनेक्शन उसके साथ बन जाए फिर धीरे क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या स्टार्टिंग से ही अर्थ के ऊपर वाटर था
तो साइंटिस्ट का मानना था पहले कि ये क्या है, एक वाटरलेस मास ऑफ रॉक है, लेकिन कुछ रेडियोएक्टिव मटेरियल जो था रॉक में, उसकी वजह से इस रॉक में, इस वाटरलेस रॉक में, तो उससे क्या हुआ, इनका प्रेशर बढ़ने लगा अर्थ के अंदर। बहुत सारी हीट मेल्ट होने की वजह से, इसके बहुत सारे एरियाज मेल्ट होने की वजह से अर्थ के इंटीरियर पोर्शंस में क्या हुए, कुछ केमिकल्स राइज हुए और वो अर्थ की सरफेस पे आकर वाटर की फॉर्मेशंस में कन्वर्ट हो गए। इस तरीके से जो बाकी चीजें थी वो गैसेस बन के एटमॉस्फेयर का पार्ट बन गई। और इस तरीके से हमें पता चलता है कि कुछ साइंटिस्ट का तो इवन ये भी मानना है कि अर्थ की फॉर्मेशन जब हुई, अर्थ की जब शेप बनी, उसके 200 मिलियन साल बाद जाकर ओशियंस और अर्थ क्रस्ट की फॉर्मेशन हुई थी। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में ऑलमोस्ट हम जानते हैं। जिस तरीके से एग का पोर्शन रहता है, इंटरनल पार्ट येलो पोर्शन, देन उसके बाद प्रोटीन पार्ट रहता है, उसके बाद अलग से एक बहुत पतली सी लेयर उसके ऊपर व्हाइट कलर की रहती है, और लास्ट में उसका शेल रहता है। ठीक उसी तरीके से अर्थ की भी क्या रहती है, 4 लेयर्स मानी जाती है। बेसिकली 3 है, बट उसका जो कोर है उसको दो पोर्शंस में डिवाइड किया गया है, दैट इज इनर कोर एंड आउटर कोर। तो क्रस्ट, मेंटल, इनर कोर एंड आउटर कोर, तो इस तरीके से 4 लेयर्स में इसे डिवाइड किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट है इसका ऑर्बिटल करेक्टरिस्टिक्स क्या है। ऑर्बिटल करेक्टरिस्टिक्स से हमारे कहने का मतलब है इसकी रोटेशन और इसकी रेवोल्यूशन किस तरीके से होती है। सो गाइज, अर्थ जो है वो स्पिन करती है, हम सब जानते हैं, एक इमेजिनरी लाइन है इस, जिसको हम इसकी एक्सिस बोलते हैं, जिसके एक तरफ यानी कि लोअर पोर्शन में साउथ पोल और अपर पोर्शन में नॉर्थ पोल है। इस तरीके से ये एक्सटेंड हुई है फ्रॉम हियर टू हियर। तो इसके ऊपर ही ये मूव करती है यानी कि रोटेट करती है, और ये 23.439 आवर्स लेती है टू कंप्लीट अ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। अपने एक्सिस पे ही घूमने के लिए ये 23.439 घंटे का वक्त लेती है। ठीक। और दूसरी तरफ इसकी ऑर्बिटल फॉर्मेशन में दूसरी चीज आती है रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन का मतलब होता है जब ये सन के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है, और सन के इर्द गिर्द चक्कर लगाने के लिए इसे 365.26 दिन का वक्त लगता है टू कंप्लीट द ऑर्बिट अराउंड द सन, यानी कि टू रिवॉल्व अराउंड द सन इट टेक्स near about 365.26 days to complete an orbit around the sun. Okay, then ऑर्बिटल करैक्टरिस्टिक्स में हम फर्दर पढ़ते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर सर्कल नहीं बनाती है जब ये मूव करती है, जब ये रिवॉल्व करती है सन के इर्द गिर्द, बट ये एक ओवल शेप इक्लिप्स बनाती है, इलिप्स बनाती है। देखिए, ये इस तरीके का सर्कल नहीं बनाती, बल्कि उसके कंपैरिजन में ये इस तरीके का एक ओवल शेप जो इलिप्स है वो क्रिएट करती है व्हाइल रिवॉल्विंग अराउंड द सन। ये चीज हमें याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सम मोर फैक्ट्स अबाउट द ऑर्बिट एंड द रोटेशन ऑफ द अर्थ। ये चीजें हमें जाननी है, और ये एज पर नासा ये फैक्ट्स एंड फिगर्स हमारे सामने हैं। तो एवरेज डिस्टेंस क्या है अर्थ का सन से? इट्स 9,29,56,050 माइल्स का जो डिस्टेंस है वो सन के साथ अर्थ का है, यानी कि अर्थ का और सन का जो एवरेज डिस्टेंस है वो इतना है। दूसरी तरफ इसकी क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है? देखिए, जब सन सेंटर में है और अर्थ मूव कर रही हो इसके इर्द गिर्द, तो इस तरीके से जब ये मूवमेंट होती है तो कभी अर्थ सन के नजदीक होती है, कभी सन से दूर होती है। तो के अकॉर्डिंगली इसकी क्लोजेस्ट अप्रोच बताई गई है। तो इसकी जो क्लोजेस्ट अप्रोच है यानी कि सबसे नजदीक जब ये सन के होती है, तो एक्सक्यूज मी, तो वो जो डिस्टेंस एक रहता है दैट इज 9,14,02,640 माइल्स का जो डिफरेंस है, वो डिस्टेंस जो है एक्चुअली वो अर्थ और सन के बीच में रहता है। बट ऑन द अदर हैंड जब फारदेस्ट डिस्टेंस होता है सन के साथ, जैसे कि ये वाला डिस्टेंस या ये वाला डिस्टेंस जो सन से इसका रहता है, या इस तरीके का जो डिस्टेंस रहता है, तो ये जो सन से इसका सबसे ज्यादा दूरी वाला जो डिस्टेंस है दैट इज 9,45,09,460 माइल्स का
डिस्टेंस जो है वो अर्थ और सन के बीच में रहता है। फिर सोलर डे का लेंथ, सोलर डे का लेंथ का मतलब है इसकी सिंगल रोटेशन क्या है अपनी ही खुद की एक्सिस के ऊपर, दैट इज 23.934 आवर्स, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेंथ ऑफ द ईयर यानी कि सिंगल रेवोल्यूशन अराउंड द सन जो है, यानी कि पूरा साल में जो वो चक्कर लगाती है सन के इर्द गिर्द, दैट इज 365.26 डेज। और जो इक्वेटोरियल इंक्लिनेशन है टू ऑर्बिट, यानी कि इसकी अर्थ जो है ना वो राउंड या ओवल, ये ओब्लॉन्ग शेप में तो है ही, ये तो हम जानते ही हैं। बट एक और चीज है कि ये ऐसे मूव नहीं करती, इसकी एक्सिस इस तरीके से नहीं है, बल्कि इसकी एक्सिस थोड़ी इस तरीके से, यानी कि ये थोड़ी सी इंक्लाइंड है। तो अगर ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये वाला जो एंगल वो बनाती है वो 23.5, यानी कि 23.4393 डिग्रीज का है, तो वो ऑलमोस्ट 23.5 डिग्रीज का एंगल बनाती है, जो उसका इंक्लिनेशन, उसके झुकाव का जो एंगल है वो इस तरीके से एंगल बनाती है। रियल क्लियर क्लियर। तो नेक्स्ट है मोशंस ऑफ द अर्थ, तो किस तरीके से मूव करती है, ये थोड़ा थोड़ा तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे इसको। रोटेशन हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, रोटेशन का मतलब होता है प्लैनेट अर्थ का उसकी खुद की ही एक्सिस के ऊपर, और ये अपनी ही एक्सिस पे इंपॉर्टेंट लाइन वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है। गाइस ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्लैनेट्स के बारे में, कि बाकी जितने भी प्लैनेट्स है ना, हमारे 8 प्लैनेट्स जो भी हैं, ठीक है, मरकरी से लेकर लास्ट नेपच्यून तक हमारे जितने भी 8 प्लैनेट्स हैं, सारे के सारे प्लैनेट्स जो हैं वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ ही मूव करते हैं, सिवाय वीनस एंड यूरेनस के। सिर्फ वीनस और यूरेनस दो ऐसे प्लैनेट्स हैं जो ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं। ओके, तो बाकी सारे के सारे वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं, और सिर्फ यूरेनस एंड वीनस जो है वो ईस्ट टू वेस्ट मूव करता है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वीनस जो है ना वो अर्थ का ट्विन होता है। ठीक है, अगर कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे कि अर्थ का ट्विन प्लैनेट कौन सा है, दैट इज वीनस। उसके पीछे रीजन रहता है कि उनका रोटेशनल टाइम एक जैसा रहता है, उनका साइज एक जैसा है, तो इस तरीके के कुछ कॉजेज हैं, कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से वीनस को अर्थ का ट्विन माना जाता है। क्लियर। नेक्स्ट कंसेप्ट जो है, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये याद रखिएगा कि अर्थ का जो रोटेशन है वो वेस्ट टू ईस्ट है, ना कि ईस्ट टू वेस्ट। इसीलिए हमें सूरज ईस्ट से उगता हुआ नजर आता है और वेस्ट में सेट होता हुआ नजर आता है। उसके पीछे रीजन अर्थ की मूवमेंट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ही है। क्लियर। रोटेशन ऑफ द अर्थ जो है वो, उसकी वजह से क्या बनते हैं, डे और नाइट, यानी कि अर्थ की रोटेशन की वजह से डेज और नाइट्स की फॉर्मेशन होती है, और जो रेवोल्यूशन होती है उससे ईयर की और सीजन्स की फॉर्मेशन होती है। रिमेंबर इट। ठीक है। जो एरियाज सन के सामने रहेगा वहां पे सनलाइट पड़ रही है, इसलिए वहां पे क्या होगा, डे। लेकिन जो एरिया सन के बैकवर्ड रहेगा, यानी कि बैक, सूरज की रोशनी जहां पे नहीं पड़ रही है, तो ऑब्वियसली वहां पे क्या होगा, नाइट टाइम होगा। ये चीज हम जानते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, तो रेवोल्यूशन जो है वो क्या है, अर्थ की मूवमेंट अराउंड द सन। ये रिवॉल्व करती है एक इलिप्टिकल ओवल ऑर्बिट में, यानी कि परफेक्ट सर्कल नहीं बनाकर ये थोड़ा इलिप्टिकल शेप में इसके इर्द गिर्द मूव करती है। ये हमें पता होना चाहिए। वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है, ये हमें पता होना चाहिए। और एग्जैक्टली ये 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट्स एंड 46 सेकेंड्स का टाइम लेती है, यानी कि 365 डेज एंड 1/4 डेज का ये टाइम लेती है। 1/4 डे यानी कि एक चौथाई दिन, एक चौथाई दिन यानी कि 1+1, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, तो ये क्या हो गया, ये एक और दिन बन जाता है। तो इस तरीके से हमारा एक और दिन बढ़ जाता है, लेकिन कब, 1 2 3 4 साल के बाद, यानी कि हर साल वो एक चौथाई दिन लेती है 365 के ऊपर। तो 1 2 3 4, 3 और 4, और चौथे साल में एक दिन बढ़ जाता है, और वो दिन कब काउंट होता है, जब लीप ईयर आता है। जो
फरवरी में 29 डेज होते हैं। तो इस तरीके से इसका एग्जैक्ट जो फिगर है वो रहता है, जिसकी वजह से हम 366 डेज देखते हैं लीप ईयर में। क्लियर। अब सीजन्स की फॉर्मेशन कैसे होती है? तो सीजन्स की फॉर्मेशन किसकी वजह से होती है? मेन रीजन क्या है उसका? जो इसकी एक्सिस पे टिल्ट है। मैंने पहले ही भी बोला कि ये इस तरीके से इसकी एक्सिस नहीं है, इसकी एक्सिस जो है वो थोड़ी सी झुकी हुई है, यानी कि ये अगर हम इसके इक्वेटर से देखें तो इक्वेटर से ये 23.5 डिग्री का एंगल लेकर चलती है नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल की तरफ तक। इसके टिल्ट की वजह से ही सीजन्स की, डिफरेंट सीजन्स की फॉर्मेशन होती है। अच्छा, अगर ये टिल्ट ना होता ना तो सिर्फ साल में दो ही सीजन होते, एक गर्मी का यानी कि जहां पे सन रेज पड़ती रहती एक तरफ, ठीक है, मान लो यहाँ पे सन की रेज पड़ रही है तो यहाँ पे डे होता, सनलाइट होती, यहाँ पे गर्मियां रहती। लेकिन जिस तरफ नहीं पड़ रही होती वहां पे क्या होता? सर्दियां होती। क्लियर। इस तरीके से साल में सिर्फ दो ही सीजन होते, सर्दी और गर्मी। लेकिन इस टिल्ट के होने की वजह से, इस 23.5 डिग्री के एंगल के होने की वजह से ही साल में इन दो सीजन्स के अलावा बाकी सीजन्स भी आते हैं। क्लियर। समर वार्मर होती हैं, हम जानते हैं विंटर से। उसके पीछे भी रीजंस क्या है? कुछ इसके टिल्ट होने की वजह से ही है। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं सॉल्स्टाइस एंड इक्विनॉक्सेस का कंसेप्ट आता है। फ्रेंड्स, क्योंकि ये थोड़ा सा elliptical शेप बनाता है while मूविंग अराउंड द सन, दैट्स व्हाई इसकी कभी दूरी सन के पार, अगर ये परफेक्ट सर्कल होता ना तो इससे इसकी दूरी जो होती है ना चारों तरफ बराबर होती, हर तरफ बराबर होती, है ना? लेकिन ऐसा है नहीं है। ठीक, इसका है नहीं ऐसा। इसी वजह से जब अर्थ यहाँ पे है तो यहाँ पे सन का डिस्टेंस कम है, लेकिन जब सन यहाँ पे है तो इसका डिस्टेंस जो है वो ज्यादा है। यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज्यादा है। तो ये जो डिस्टेंसेस है ना, इस डिस्टेंस की वजह से पहले तो सोलिस्टाइज बनते हैं। कैसे? जो सोलिस्टाइज है ये वो डेज हैं जब सन रीच करता है एट इट्स फारदेस्ट नॉर्दर्न एंड साउदर्न डिक्लिनेशंस, यानी कि जब वो अपने झुकाव के नॉर्थ वाले झुकाव और साउथ वाले झुकाव में सबसे दूरी पर होते हैं। आप देखें यहाँ पे जो इसका ये नॉर्थ वाला पोर्शन है, ये नॉर्थ वाला पोर्शन सूरज से दूरी पे ज्यादा है, और यहाँ पे इसका साउथ वाला पोर्शन जो है वो सूरज से दूरी पे ज्यादा पे है, यानी कि इसके डिस्टेंसेस किस तरीके से बढ़ जाते हैं सूरज से, वो चीजें यहाँ पे डिस्कस की गई। तो उस टाइम पे विंटर सोलिस्टाइज होता है जब 21 या 22 दिसंबर हो, और इस टाइम पे सर्दियों का आगाज, इसकी शुरुआत होती है। इसी को साल का सबसे शॉर्टेस्ट डे माना जाता है। दूसरी तरफ समर सोलिस्टाइज आता है जब 21 जून होता है, और इसको बिगिनिंग ऑफ समर माना जाता है, और ये लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर होता है। यानी कि सोलिस्टाइज हमें क्या बताते हैं? साल का सबसे छोटा और साल का सबसे बड़ा दिन कौन सा है? तो साल का सबसे छोटा और बड़ा दिन जो है, सबसे बड़ा दिन कब होगा? जब उसका नॉर्थ के साथ और साउथ के साथ जब वो डिस्टेंस जो है वो शो कर रहा होगा, यानी कि उसका जो नदन और सदन जो डिक्लिनेशन से उसका फारदेस्ट डिस्टेंस है, उसी के अकॉर्डिंगली समर सोलिस्टाइज एंड विंटर सोलिस्टाइज बनते हैं। बट दूसरी तरफ इक्विनॉक्स क्या है? इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स मीन्स इक्वल। इक्वल में क्या है? जहां पे डेज बराबर रहते हैं गाइस, यहाँ पे दिन और रात बराबर होंगे। दिन सबसे छोटा मतलब रात बहुत लंबी और दिन छोटा, और रात सबसे लंबी मतलब और दिन सबसे बड़ा मतलब दिन बहुत लंबा होगा, रात छोटी। ये सॉलिस्टाइस में पड़ा। लेकिन इक्विनॉक्सिस में क्या होता है? इक्विनॉक्सिस में दिन और रात एक समान होते हैं, एक बराबर होते हैं, और इसीलिए हम बोलते हैं ये वो डेज हैं विच डे एंड नाइट और ऑफ इक्वल ड्यूरेशन। ये 2 ईयरली इक्विनॉक्सेस होते हैं जहां पे सन क्रॉस करता है सेलेस्टियल इक्वेटर को, यानी कि जब सन डायरेक्टली इस तरीके की पोजीशन में होता है। द वरेनियल इक्विनॉक्स occurs in late March. This is the beginning of spring northern hemisphere. तो वर्निनल होता ही क्या है? जब जब स्प्रिंग सीजन का आगाज होता है, स्टार्ट होती है, तो इस टाइम पे जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, ठीक है, जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है एंड द बिगिनिंग ऑफ द फॉल इन सदर्न हेमिस्फेयर द एनुअल। अच्छा, हम जानते हैं ना ये इस तरीके से झुकी हुई है अर्थ, ठीक है,
हम जानते हैं अर्थ इस तरीके से थोड़ी सी झुकी हुई है। यहाँ पे हम देखेंगे ये वाला पोर्शन ज्यादा अर्थ के सामने आ रहा है, और फिर जब इस तरफ से आएंगे तो इस तरफ से सिर्फ ये वाला पोर्शन ज्यादा सामने आ रहा होगा। इतना पोर्शन सामने आ रहा है सूरज के, और यहाँ पे इतना ज्यादा पोर्शन सामने आ रहा है। तो ये कुछ इसके टिल्ट की वजह से, मैंने बार बार एक चीज यहाँ पे एक्सप्लेन की है, इसके झुकाव की वजह से ही ये सारी चीजें हो रही है गाइस। अब एक्चुअली सामने ये अगर हमारी ये चीजें हो, ये मॉडल्स हमारे सामने हो, तो इनको और भी बेटर तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन विद दीज डायग्राम्स, विद द हेल्प ऑफ दीज डायग्राम्स, कि किस तरीके से हम ऑटम इक्विनॉक्स को एक्सप्लेन करते हैं और किस तरीके से ये विंटर सॉरी स्प्रिंग इक्विनॉक्स आपके सामने आता है। तो इस तरीके से ये कुछ चीजें रहती हैं जब इनकी कौन से कितना कितना पोर्शन जो है वो इसके सामने आ रहा है, ये सारी चीजें इसके अकॉर्डिंगली क्रिएट होती हैं। ओके, नेक्स्ट पोर्शन इज कि प्लेसेस को कैसे लोकेट किया जाता है अर्थ के ऊपर। देखिए, इसका एक ग्रिड सिस्टम होता है, बट उस ग्रिड सिस्टम को समझने से पहले हमें इसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को बहुत बारीकी से समझना होगा। नेक्स्ट वीडियो में यू विल गेट दी whole knowledge of latitudes and longitudes and meridian of longitudes, and किस तरीके से इसके इक्वेटर हैं, किस तरीके से इसका कैप्रिकॉर्न है, देन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, आर्कटिक सर्कल क्या है, आर्कटिक, इस तरीके से हम उसको नेक्स्ट वीडियो में पूरी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, और हम जानेंगे कि किस तरीके से किसी जगह को लोकेट किया जा सकता है या किसी जगह के टाइम जोन को पता किया जा सकता है। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे आपको सिंपल टर्म्स में दिया है कि इसको हम ओरिजिनेट करते हैं फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू एंड विद द साउथ पोल, और इसको मेरिडियन लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। मेरिडियन लॉन्गिट्यूड क्या है एक्चुअली, ये जो हमारा एक, जैसे अर्थ को सेंटर से अगर कट किया जाए तो ये वाला जो पोर्शन है ये इक्वेटर रहता है, ठीक उसी तरीके से इसके जो लॉन्गिट्यूड्स हैं, लॉन्गिट्यूड्स में अगर सबसे सेंटर वाली लाइन अगर देखी जाए तो इसको मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। तो इसके पैरेलल्स जो हैं दूसरी तरफ लैटिट्यूड्स, पैरेलल लैटिट्यूड्स जो हैं वो किसके पैरेलल मार्क किए जाते हैं, इक्वेटर के। ये हमारा अगर इक्वेटर है तो इसके पैरेलल हम इस तरीके से जो लैटिट्यूड्स है वो मार्क करते हैं। आई होप गाइस आपको, और ये एक और चीज बताई गई है, दीज इमेजिनरी लाइन्स रन ईस्ट टू वेस्ट, तो ये हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करते हुए इनको देखते हैं। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, ये सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। फिर भी कोई कसर रह गई हो या कोई पॉइंट्स रह गए हो तो नेक्स्ट वीडियो में वो पॉइंट्स भी क्लियर हो जाएंगे आप लोगों के लिए। टिल देन, थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।